Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you past 5 years passage based questions. ये वो questions हैं जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 18, 19 और 20 में ये questions आ चुके हैं। इन questions से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के passage based question एग्जाम में पूछे जाते हैं। This is part of my flashcard revision series and this is day 9. So now I'm going to discuss with you these questions. But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। बाकी जो वीडियोस हैं रिवीजन सीरीज के और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के, उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। Let's start with today's class. So this is passage 1 which I am going to discuss. यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज कौन से चैप्टर का है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during this period. Above all, it meant that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. This transition ruled out any alternate or third way. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो कंट्रीज थी जिनके बारे में बात हो रही है, उन कंट्रीज को इस वक्त यहाँ पे ये जरूरत थी कि वो एक टोटल शिफ्ट लें, मतलब जो उनका पहले से इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था उसको वो कंप्लीटली रूट आउट कर दें, निकाल दें और उसकी जगह पे एक नया पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसको वो इंट्रोड्यूस करें। क्वेश्चंस क्या है? नेम एनी टू कंट्रीज व्हिच वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर से ये पैसेज दिया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो कौन सी ये कंट्रीज थी जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, आपको उन कंट्रीज के नेम्स लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, दीज वर द कंट्रीज व्हिच गॉट डिसइंटीग्रेटेड और यू कैन से व्हिच ब्रोक अवे व्हेन सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो कंट्रीज बनी थी उन कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, अर्मेनिया, जॉर्जिया। आप कोई भी कंट्रीज के नेम लिख सकते हो जो सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद बनी थी। Why were the collective farms to be replaced by private farming? कलेक्टिव फार्म्स को क्यों रिप्लेस करना था प्राइवेट फार्मिंग से? पहले क्या था कि सोवियत यूनियन में जो कॉन्सेप्ट था वो था स्टेट ओन्ड इकोनॉमी का या स्टेट रूल्ड इकोनॉमी का। तो उस वक्त कलेक्टिव फार्म्स एस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन फॉलो होना था, सो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि ड्यू टू द एंड ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. Since the third way had been ruled out, what were the only two ways of controlling the economy? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो थर्ड वे है, मतलब और कोई थर्ड वे नहीं था, मतलब कोई और तीसरा रास्ता नहीं था। तो जो तीसरा रास्ता तो है ही नहीं, तो कौन से दो रास्तों की यहाँ पे बात की गई है? तो दो सिस्टम थे इकोनॉमी को जो उस वक्त रेगुलेट करते थे वर्ल्ड लेवल पे, जिन कंट्रीज ने फॉलो किया हुआ था। सो वन वाज द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड सेकेंड वाज कैपिटलिज्म। सो ये आपके आंसर्स हो गए तीनों क्वेश्चंस के। सेकेंड इज ऑल्सो फ्रॉम 2016. At the most simple level, globalization results in an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do. यहाँ पे बात की गई है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है उसकी वजह से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो इरोड होती है, कम होती है, और उसकी जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है वो भी कम होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। पूरे संसार में इस वक्त जो पुराना ओल्ड वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था, अब वो एक नई टाइप की स्टेट को जन्म दे रहा है, दैट इज द मिनिमलिस्ट स्टेट। मतलब स्टेट का जो रोल होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, that will perform certain core functions such as the maintenance of law and order and the security of its citizens. तो स्टेट का सिर्फ क्या काम रह जाएगा कि वो सिर्फ कुछ कोर फंक्शंस परफॉर्म करेगी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी और सिटीजन्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। However, it withdraws from many of its earlier welfare functions directed at economic and social well-being. और जो पहले स्टेट का दायरा होता था, जो उसमें वो वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करती थी इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग के लिए, वो भी स्टेट अप नहीं करेगी।
In place of the welfare state, it is the market that becomes a prime determinant of economic and social priorities. स्टेट की बजाय मार्केट होगी जो प्राइम डिटर्मिनेंट होगी, मतलब जो पूरी इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करेगी वो मार्केट होगी, ना कि स्टेट। तो ये आपका पैसेज है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी इम्प्लाई? ये जो What do the words erosion of state capacity imply? Explain with the help of an example. So, the words erosion of state capacity means reduction in the capability or power of the government to fulfill or take up responsibilities. Nowadays, the governments of various countries are obliged to obey the international norms for preservation and conservation of environment. ये होगा इसका आंसर। Why is the concept of welfare state giving way to a minimalist state? ऐसा क्यों है कि concept of welfare state जो है अब वो मतलब खोता जा रहा है वो concept, और एक जो नया concept है minimalist state की state जो है वो सिर्फ minimum role play करेगी, ऐसा क्यों हो रहा है? So it is happening because of the privatization. How has market become the prime determinant of social priorities? मार्केट कैसे बन गई है सोशल प्रायोरिटीज के लिए प्राइम डिटर्मिनेंट? सो व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट फ्यू इयर्स? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज multinational companies have come into the field of economic growth. They are in search of markets to sell their products. So in this case now markets have become the determinants of social priorities. Next, when India conducted its first nuclear test, it was termed as peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics. Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nations. It led to economic turmoil in India, रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात की गई है कि जब इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तो अकॉर्डिंग टू इंडिया इट वाज बेस्ड ऑन पीसफुल एक्सप्लोजन, और इंडिया जो है वो कमिटेड था इस बात के लिए कि न्यूक्लियर पावर को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड रहा हमारी कंट्री के लिए उस वक्त, क्योंकि अरब इजराइल वॉर का ये टाइम था, और जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे ऑयल के प्राइसेस जो थे उन पे असर पड़ा था। When did India conduct its first nuclear test and why? The answer is India conducted its first nuclear test in May 1974 at Pokhran, which is in Rajasthan. And why? It did it to use nuclear energy for peaceful purposes. Why was the period when the nuclear test was conducted in India considered to be difficult period in domestic politics? ये जो पीरियड था न्यूक्लियर टेस्ट वाला इंडिया का, इसको डिफिकल्ट पीरियड क्यों माना गया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए? So the answer is prices were rising due to Arab-Israel war. There was a hike in oil prices, so India was facing difficulties. Which international event of 1970s was responsible for high inflation in India? कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन हुआ? क्लियरली आपको आंसर दिया हुआ है पैसेज में ही। So the Arab-Israel war of 1973. Now this is from 2017. In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. आप पैसेज रीड कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पैसेज का मतलब क्या है। ये पैसेज फर्स्ट चैप्टर का है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पे बात की गई है कि अगर दोनों सुपर पावर्स के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो, या अगर किसी भी केस में दो कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है, तो जो दोनों साइड्स होती हैं वो इतना बुरी तरीके से हार्म हो जाती हैं कि मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है ये कहना कि दोनों में से विनर कौन है। और अगर मतलब एक जो पावर है वो दूसरी पावर को अटैक करके उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे भी मतलब उनको भी खत्म कर देती है, तब भी जो दूसरी पावर है उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएंगे जो अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई है, यहाँ पे जो हमारा सुपर पावर्स के बारे में जब कोल्ड वॉर का टाइम था उसकी बात की गई है। डेटरेंस रिलेशनशिप कैसे प्रिवेंट करता है किसी भी हॉट वॉर को या दोनों के बीच की राइवलरी को।
So why did intense rivalry between the superpowers remain a cold war only? इसका आंसर आप क्लियरली इसी में से बना सकते हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो इसलिए वॉर नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा हार्म हो जाता। सेकेंड इज व्हाई कांट अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर्स बी डिसीजिव? ये भी है कि अगर दोनों के बीच में न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर वॉर होती है, तो मतलब किसी भी तरीके के डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल क्यों है? तो यहाँ पे भी आप यहाँ से आंसर देख सकते हो, ये लिख सकते हो जो ऊपर लाइंस में आंसर दिया हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड एज द विनर और द अदर एज द विनर। एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस है ये है, मैं पढ़ देती हूँ आपको आंसर। The logic of deterrence bars the country from initiating a war in spite of them being capable to do so. मतलब लॉजिक ऑफ डेटरेंस ये है कि वो डेटर करता है दोनों ही कंट्रीज को इस चीज के लिए कि वो किसी भी तरीके की वॉर में इन्वॉल्व ना हो। राइवलरी ऐसी जिससे लोगों को हार्म हो सकता है या कंट्रीज को हार्म हो सकता है। Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries of South Asia shared the aspiration for democracy. A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. यहाँ पे बात की गई है साउथ एशियन कंट्रीज की कि यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस का, लेकिन फिर भी साउथ एशिया के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा चाहा कि डेमोक्रेसी ही इस्टेब्लिश हो उनकी कंट्री में। और यहाँ पे एक सर्वे की भी बात की गई है जो 5 बिग कंट्रीज में इस रीजन के किया गया था और उससे पता चला कि कैसे लोग फुल सपोर्ट में थे डेमोक्रेसी के लिए। Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy. अगर हम आम नागरिक की बात करें, चाहे अमीर की चाहे गरीब की, डिफरेंट रिलीजन्स वाले लोगों की, सबका जो आइडिया था यहाँ पे पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा था ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड थे। They prefer democracy over any other form of government and think that democracy is suitable for their country. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। असेस द पॉपुलैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी चाहते थे। पैसेज में से ही आपको आंसर मिल रहा है। तो क्यों पॉपुलर थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कैसे पता चलता है, उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। That a recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. Direct answer passage में है। Analyze the reasons for the widespread support for democracy in the 5 big countries of South Asia. क्यों कारण दो कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि साउथ एशिया में इन कंट्रीज में सपोर्ट थी डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे आप ये वाला पूरा आइडिया, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो लिख सकते हो। Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy. How far do you agree with the statement that democracy can flourish and support only in prosperous countries? इस आइडिया से आप कितना सहमत हो कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ प्रॉस्पेरस कंट्री में ही सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वी डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश and support only in prosperous countries because there has been example in which if we talk about India and Sri Lanka, so like when India started with democracy after independence, at that time also there were doubts, but still India has succeeded in maintaining the democratic structures. Study the following passage carefully. The smaller states in the alliances use the link to the superpowers for their own purposes. They got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. The alliance systems led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. सीधा सा पैसेज है, बहुत ही सिंपल है, कोल्ड वॉर एरा में से है। नेम द टू सुपर पावर्स दैट आर रेफर्ड टू इन दिस पैसेज। किन दो सुपर पावर्स की बात की गई है, सबको पता है, यूएसए और सोवियत यूनियन। हाउ डिड द अलायंस सिस्टम एश्योर टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर स्टेट्स फ्रॉम देयर रीजनल नेबर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो ये स्मॉलर स्टेट्स थी इनको कैसे प्रोटेक्शन मिलती थी अलायंस सिस्टम्स की वजह से।
So आप ये लिख सकते हो that whenever they require they require any kind of support like financial support, technological support, economic support, so they got it from their alliance partner. Explain any two reasons for the big powers to have smaller countries as their allies. अब ये जो big powers थी इनको किस लिए जरूरत थी smaller countries की, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो उसका आंसर आपको याद होगा तभी आप लिख पाओगे। तो इसीलिए पैसेज के साथ साथ आपको पैसेज का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सुपर पावर्स ट्राई टू अलाई विद स्मॉलर कंट्रीज फॉर फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, to get vital resources like oil and minerals. Second, superpowers required location from where they could spy on other countries. तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। Next, the emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of the individuals. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. ये चैप्टर आपका जो इमरजेंसी का है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहां से लिया गया है। Which fundamental right of the citizens was affected the most? सबसे ज्यादा कौन सा fundamental right affect हुआ था? And the answer is right to freedom. Why did the judiciary start taking an active role after the emergency in protecting the civil liberties of the individuals? जुडिशरी ने क्यों बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया इमरजेंसी के बाद लोगों की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? इसका आंसर है The emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of the individuals. Should there be no restrictions on the right to civil liberties? Support your answer with one suitable argument. यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि absolute freedom होनी चाहिए. So you can write the answer. There should be justified restrictions on the rights of civil liberties because it was felt that the democracy shall cease to work in India if civil liberties were left unrestricted. तो अगर civil liberties को unrestricted रखा जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा डेमोक्रेसी का फ्लरिश करना। सो जैसे कि द प्रेस एंड टीवी शुड मेंटेन देयर फ्रीडम टू मेक पब्लिक अवेयर व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। द कोर्ट शुड बी फ्री टू गिव फ्री एंड फेयर जजमेंट which should be abide by all, whether ruling party or opposition parties. Read the passage given below carefully and answer the questions that follow. It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission of reducing tension. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not part of alliances led by the US and the USSR. Nehru reposed great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening if not ending the Cold War. तो यहाँ पे बात की गई है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो इंडिया ने ये बात बहुत ही क्लियरली सबके सामने रखी कि इंडिया चाहता था दूसरी जो नॉन अलाइंड ग्रुप थे उनको इस मिशन में इन्वॉल्व करना ताकि सुपर पावर्स के बीच में टेंशन थोड़ी सी कम हो सके या वर्ल्ड लेवल पे टेंशन कम हो सके। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने रिपीटेडली कोशिश की रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करने की, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इन अलायंसेस का पार्ट नहीं थी, जिनको यूएसए और यूएसएसआर हेड कर रहे थे। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। इसकी डेफिनेशन बुक में दी हुई है। द कोल्ड वॉर रेफर्स टू द सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस एंड कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स। एक्सप्लेन इंडियाज रिस्पॉन्स टू देन ऑनगोइंग कोल्ड वॉर। इसका आंसर पैसेज में ही दिया हुआ है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राइड टू एक्टिवेट those regional and international organizations which were not a part of alliances led by the US and the USSR. Highlight any two features of India's policy of non-alignment. India की non-alignment policy के दो features क्या थे? So the two features of India's policy of non-alignment were that India did not want to or did not wish to align with any of the you can say any of the alliances headed by the USA and the USSR. Second, India wished to play a positive role in softening the Cold War tensions. India has maintained good relations with all the post-communist countries, but the strongest relations are still those between Russia and India. India's relations with Russia are an important aspect of India's foreign policy.
Indo-Russian relations are embedded in a history of trust and common interests and are matched by popular perceptions. इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनाए हैं जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया का वो है रशिया के साथ। इंडिया की जो रशिया के साथ रिलेशन है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये जो इंडो रशियन रिलेशंस है ये आज ही नहीं बने हैं, इनफैक्ट पुराने टाइम से ही दोनों के बीच में ट्रस्ट रहा और कुछ कॉमन इंटरेस्ट रहे, और यहाँ तक कि जो लोग हैं वो भी सपोर्ट करते रहे एक दूसरे को। और मतलब आप कह सकते हो जैसे कि इंडिया के जो हीरोज हैं राज कपूर, अमिताभ बच्चन, उनकी फिल्म्स वहां पे रशिया में देखी जाती हैं और लोग उनको काफी पसंद करते हैं। हिंदी सॉन्ग्स भी आप वहां पे अगर जाओ तो वहां पे कहीं ना कहीं किसी रीजन में सुन सकते हो। सो बेसिकली इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर memory. So what is meant by the post-communist countries? So the post-communist countries here meant the countries which were formed after the disintegration of Soviet Union. Explain any two factors responsible for strong relations between India and Russia. इंडिया और रशिया के बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे वो किस लिए कैसे बने? तो आप कह सकते हो कि जो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें एक तो है कि जो ये इंडिया रशियन, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड सेकेंड इज Indo-Russian relations are embedded in a history of trust and common interests. How are India's relations with Russia an important aspect of India's foreign policy? तो ये जो इंडिया का रिलेशंस है रशिया के साथ वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कैसे है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है लेकिन आप चैप्टर में से इसका आंसर बना सकते हो। दैट इंडिया व्हेन स्टार्टेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, so India did not want to join the alliance system, but India had signed Indo-Russian 20 years friendship treaty was signed between India and Russia. So that way you can say that India और रशिया का जो रिलेशन है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। India is not the only country to have experienced the dominance of one party. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance. वन पार्टी डोमिनेंस होती है कि जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार इलेक्शंस विन करती है, और दूसरी कंट्रीज में जैसे है वन पार्टी डोमिनेंस, इंडिया ही खाली एक अकेली कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया ने जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी फेस किया वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज के एक्सपीरियंस से। इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कंप्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। जो दूसरी कंट्रीज में डोमिनेंस हुई वन पार्टी की, वहां पे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक नहीं रहा जो तरीका था उन पार्टीज का इलेक्शंस जीतने का। जैसे कि चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम। So which political party dominated the political scene of India after independence and how long? So it was the Congress and it dominated the political scene of India। आप ये कह सकते हो कि जो first 4 general elections थे तब तक। How did the one party dominance in India differ from that of China? In China, you can say the answer is, in China the constitution permits only a single party to rule the country, whereas in India we have a multi-party system. Highlight any 2 drawbacks of a single party rule. Single party rule की 2 कमियां बताओ, कुछ भी आप लिख सकते हो। The first is that in a single party rule, no other political parties are allowed to contest elections or are free to contest elections. So in that case, people do not have a choice. And second is that the single party rule, you can say that it's not a democratic system. Study the passage given below carefully and answer the questions that follow. Thus, it was decided that what was till then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. ये फर्स्ट चैप्टर में से है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया बना था उसकी बात की गई है कि यहाँ बोला गया कि इंडिया जो अभी तक इंडिया था अब वो 2 कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। ये जो डिवीजन थी वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी और बहुत ही मुश्किल था इसको इम्प्लीमेंट करना,
और ये डिसाइड किया गया कि रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। और उसका मतलब होता है कि जहाँ पे जो रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में थे, वो जैसे कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान बन जाएंगे और बाकी इंडिया के साथ रहेंगे। लेकिन ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा था, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट आइडिया था। Why did partition of India in 1947 prove to be very painful? बहुत पेनफुल क्यों रहा ये पार्टीशन का जो प्रोसेस था? तो इसका आंसर है इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन है वो आप पूरे पढ़ सकते हो। The partition of India in 1947 led to mass killings, migrations, abductions, and numerous other atrocities on both sides of the newly created Indo-Pakistan border. धर्म के नाम पे हिंदू और मुस्लिम्स ने बहुत ही रूथलेसली एक दूसरे को वायलेंटली आप कह सकते हो अटैक किया। Analyze any two major difficulties that arose in the way of partition. So the two difficulties were, first, there was no single Muslim majority belt in British India. दो areas of concentration थे, one in west and one in east, which could not be joined. और second है, lakhs of Sikhs and Hindus in modern Pakistan and several Muslims in India were trapped. They were seen as undesirable aliens in their own home. What would have been India's position in the world had there been no partition of India? अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की क्या पोजीशन होती? So if India had not been partitioned, it would have emerged as a large country extending over a vast region of the Indian subcontinent, which was inhabited by various ethnic groups. These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. यहाँ पे बात की गई है कुछ डेवलपमेंट्स की जो उस वक्त यूएसएसआर में पैदा हुई जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इन डेवलपमेंट्स की वजह से ये जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस था ये बहुत ही फास्ट हो गया। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. गॉर्बाचेव ने यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए ताकि डेमोक्रेटाइजेशन हो सके कंट्री के अंदर, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थे दे वर अपोज्ड। विच डेवलपमेंट्स हैस्टेंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो पहला क्वेश्चन है कौन सी डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से ये डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट हो गया? फर्स्ट इज the reforms of Mikhail Gorbachev, which were intended to improve relations with the West and democratize and reform the Soviet Union. ये पहला पॉइंट है। Second is anti-communist protest in other communist countries of Eastern Europe. What was the outcome of opposing the reforms initiated by Gorbachev? Gorbachev ने जो ये reforms initiate किए गए थे इनको oppose करने की वजह से क्या outcome निकला? So you can say Gorbachev's reforms led to a rapidly increasing crisis that increased the pace of the Soviet Union's disintegration. How did Boris Yeltsin emerge as a national hero? So the hardliner coup of August 1991 was severely opposed by Boris Yeltsin, due to which he emerged as a national hero. So these are the important passages which I have included for past 5 years. I hope you enjoyed the class. Thanks a lot for watching and stay tuned for more videos.